दोस्तों 2025 में भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि इंडिया का सबसे गरीब स्टेट कौन है, तो सबसे ऊपर एक ही नाम आएगा, बिहार। नीति आयोग की पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि आज भी बिहार की 32% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। 51% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है। अगर हम इसे केरला से कंपेयर करें तो वहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब है। NSSO के आंकड़े कहते हैं कि हर तीसरा बिहारी नौजवान नौकरी की तलाश में दिल्ली, पंजाब और गुजरात भाग रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार यहाँ कुपोषण और अशिक्षा का दर देश में सबसे ज्यादा है। और NCRB की रिपोर्ट बताती है कि क्राइम रेट बिहार में नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है, कहीं ऊपर है। सोचिए, जिस धरती ने दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय जैसा ज्ञान का प्रतीक दिया, जहाँ से पूरा एशिया पढ़ने आता था, आज वही बिहार एजुकेशन रैंकिंग में सबसे नीचे खड़ा है। जिस जमीन ने चाणक्य जैसा आचार्य दिया, अशोक महान जैसा शासक दिया, आज वही बिहार गवर्नेंस और डेवलपमेंट में आखिरी पायदान पर है। एक टीचर दीपाली शाह, जिसकी पोस्टिंग बिहार के किसी केंद्रीय विद्यालय में हुआ था, उसने बिहार को कितना बुरा कहा, आप खुद सुनिए। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। हालांकि जैसा होना चाहिए था, इनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि इतना गौरवशाली राज्य आज इस हालत में क्यों है? इसका जवाब छिपा है बिहार के सियासत के उन चेहरों में जिन्होंने वोट तो गरीबों और विकास के नाम पर लिया, लेकिन हकीकत में बिहार को और भी पीछे धकेल दिया। इन सब में सबसे बड़ा नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू के दौर को आज भी लोग जंगल राज के नाम से याद करते हैं, जहाँ दिन दहाड़े अपहरण होते थे, अपराधी खुलेआम सत्ता की छत्र छाया में घूमते थे, सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। और फिर आया कुख्यात चारा घोटाला, 940 करोड़ रुपए का घपला। वो पैसा जो गरीबों और विकास के लिए आया था, लालू और उनके चमचों के जेब में चला गया। उस समय इंटरनेशनल मीडिया ने बिहार को कहा इंडियाज मोस्ट लॉलेस स्टेट। लालू के बाद लोगों की उम्मीद जगी नीतीश कुमार से। 2005 में जब वो आए तो उन्हें विकास पुरुष कहा गया। शुरुआत में तो सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूल में मास्टर भर्ती हुए, लेकिन असली तस्वीर ये है कि आज भी बिहार अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। नीतीश कुमार का पूरा करियर पलटियों से भरा पड़ा है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी खुद को सेक्युलर बताना, और अब 2025 आ चुका है। सवाल ये है कि इतना सब झेलने के बाद क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव लाएगी? आज की दौड़ में 3 बड़े चेहरे हैं। सबसे पहला है नीतीश कुमार, जो अभी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से हैं। दूसरा है तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से हैं। और तीसरा है सम्राट चौधरी, जो बीजेपी से हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी बिहार की राजनीति कास्ट और रिलीजन के इर्द गिर्द घूमेगी, या फिर पहली बार नौजवानों के रोजगार, माइग्रेशन और डेवलपमेंट पर वोट पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा बिहार का अगला सीएम? 75 साल की राजनीति ने बिहार को जहां लाकर खड़ा किया है, वहां से अब आगे उसे कौन ले जाएगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लौटना होगा पीछे, उस दौर में जब आजादी के बाद बिहार की राजनीति की शुरुआत हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सारे भारत के लोग खुश थे। सबको लगा कि अब हर राज्य अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और अगर हम बिहार की बात करें तो हालत ऐसी थी कि हर कोई सोचता था कि अगला पावर हाउस तो बिहार ही बनेगा, क्योंकि भाई बिहार के पास सब कुछ था। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ का गेहूं, धान, गन्ना पूरे देश में मशहूर था। कभी शुगर इंडस्ट्री का रीढ़ कहा जाता था बिहार। यहाँ से निकली हुई चीनी पूरे देश के चाय और मिठाई में मिठास घोलती थी। कोल माइंस, खासकर धनबाद और बोकारो, उस वक्त अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा था। मतलब बिजली से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक सब कुछ यहीं से चल सकता था। अगर एक तरह से कहें तो रिसोर्सेज की लॉटरी लगी हुई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गवर्नेंस, मतलब शासन और सिस्टम। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। 1946 से लेकर 1967 के दशक तक लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही बिहार की सत्ता संभालते रहे। सबसे पहले सीएम थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग बिहार केसरी कहते थे। उनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 तक रहा। उसके बाद आए दीप नारायण सिंह, फिर विनोदानंद झा, उसके बाद कृष्ण बल्लभ सहाय। मतलब 1967 तक कांग्रेस का दबदबा बना रहा। शुरुआती सालों में वाकई काम हुआ, मतलब एजुकेशन और एग्रीकल्चर में सुधार लाने की कोशिश हुई। लेकिन जैसे जैसे साल बीते हालात बिगड़ने लगे। इंडस्ट्री सेटअप हुई, लेकिन करप्शन ने उसे खत्म कर दिया। जमीन तो थी, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक नहीं लाई गई। हर छोटा काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 1950 के बाद बिहार में पर कैपिटा इनकम लगातार नेशनल एवरेज से नीचे गिरती चली गई।
मतलब जितना पैसा दूसरे राज्यों के लोगों के जेब में जाता था, बिहार के लोगों के पास उसका आधा भी नहीं आता था। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 1960 तक बिहार में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देश के एवरेज से ज्यादा था। मतलब गांव का नौजवान अगर पढ़ाई करता भी तो उसे नौकरी नहीं मिलती। आपका जो फाइल है वो बाबू के टेबल पर दब जाती थी जब तक उसे चाय पानी ना दिया जाए। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। गरीब और मिडिल क्लास परेशान थे, खास करके स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था। पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी उस वक्त पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। तभी एक नया नाम उभर कर सामने आया, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। जेपी ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति यानी पूरी क्रांति। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही गलत है, इसे जड़ से बदलना पड़ेगा। इस बयान के बाद हजारों लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए। पटना यूनिवर्सिटी से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह जेपी मूवमेंट की गूंज सुनाई देने लगी। हर कोई बोल रहा था, बस अब और नहीं सहेंगे। पटना की गलियों में 70s के वो दिन आज भी बुजुर्ग याद करते हैं। किस तरह हर चौक चौराहे पर नारेबाजी होती थी। स्टूडेंट्स पुलिस की लाठियां खाते थे लेकिन पीछे नहीं हटते थे। जेपी मूवमेंट ने लोगों को ये भरोसा दिया कि सत्ता सिर्फ अमीरों और बड़े घरानों के पास नहीं रहेगी, आम आदमी का बेटा भी नेता बन सकता है। इसी आंदोलन से निकले 3 बड़े नाम, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। उस समय ये साधारण स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। हॉस्टल में रहते थे, हाथ में झंडा लिए रैलीज में नारे लगाते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये आगे चलकर बिहार की राजनीति बदल देंगे। लालू यादव जो बिहार के गांव से उठकर पटना आए थे, हॉस्टल पॉलिटिक्स से शुरू किया और धीरे धीरे लोगों के बीच गरीबों का लाल बन गए। नीतीश कुमार थोड़े से शांत, पढ़ाई में तेज लेकिन भीतर से गुस्सैल और सत्ता की राजनीति को गहराई से समझने वाले। और सुशील मोदी आरएसएस से जुड़े हुए लेकिन स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बराबर दम दिखाने वाले। जेपी ने आंदोलन को शेप दिया और ये स्टूडेंट लीडर उसी लहर में उठे। उनका नारा था, लोकतंत्र बचाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। और जनता को भी यही उम्मीद थी कि ये लड़के जब सत्ता में आएंगे तो शायद बिहार बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई और राजनीति के दरवाजे खुले, इन स्टूडेंट लीडर्स के चेहरे बदलने लगे। जब इन नेताओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंट्री मिली, लालू यादव ने लोकसभा तक का सफर तय किया। नीतीश कुमार धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी से होते हुए सत्ता की तरफ बढ़े और सुशील मोदी बीजेपी के साथ खड़े हुए। यानी तीनों के रास्ते तो अलग थे लेकिन मकसद एक ही था, कुर्सी तक पहुंचना। लोकतंत्र बचाने के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और पावर ग्रैब में बदलने लगा। लालू ने अपनी जातीय पहचान यादव प्लस ओबीसी मोबिलाइजेशन को हथियार बनाया। नीतीश ने खुद को सुधारक और विकास का चेहरा बनाने का कोशिश किया। सुशील मोदी ने बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व पॉलिटिक्स को बिहार में मजबूत करना शुरू किया। लोगों को लगा था कि ये नए लीडर सिस्टम बदल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सिस्टम ने ही इन्हें बदल दिया। रिश्वत, जातिवाद, सत्ता का लोभ, सब कुछ वही फिर से पुराना खेल, बस अब खिलाड़ी बदल गए थे। 1970 से लेकर 80 तक बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। कांग्रेस का दबदबा टूट रहा था और नई रीजनल पार्टीज, खासकर जेपी के वारिस, धीरे धीरे हावी हो रहे थे। और यहीं से बिहार की राजनीति में इंटर करती है सबसे बड़ा दौर, लालू राज। दोस्तों, 1990 में बिहार की सत्ता में आए लालू प्रसाद यादव एक साधारण गांव के परिवार से उठकर नेता बने और जनता ने उन्हें गरीबों का मसीहा मान लिया। उनकी बोली, उनका अंदाज सब आम आदमी जैसा था। लोगों को लगा कि ये तो हम ही में से एक है, अब हमारा राज आएगा। लालू ने नारा दिया सामाजिक न्याय का। कहा गया कि पिछड़ों, दलितों और गरीबों को अब उनका हक मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये नारा वोट की राजनीति में बदल गया। जाति के नाम पर समाज बट गया। यादव बनाम भूमिहार, कुर्मी बनाम राजपूत, और सत्ता सिर्फ जातीय समीकरणों पर टिक गई। यानी सत्ता तो बदली थी लेकिन राजनीति का खेल वही रहा। लालू राज के सबसे बड़े दागों में से एक था कानून व्यवस्था की तबाही। अखबारों में उस दौर की सुर्खियां आज भी मिलती हैं। 1990 में किडनैपिंग इतना आम हो गया था कि लोग इसे इंडस्ट्री कहने लगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, छोटे बिजनेस करने वाले लोग, किसी का भी अपहरण हो सकता था। उस समय की एक बड़ी कुख्यात घटना 1998 में हुई जब पटना के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत प्रसाद सिंह का अपहरण कर लिया गया था। और ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, ऐसे कई अपहरण और मर्डर के केस अभी तक दर्ज है। 1999 तक ये हाल हो गया था कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने बिहार को किडनैपिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया। और सिर्फ किडनैपिंग ही नहीं, सड़क पर हत्या, अपराधियों का राज, पुलिस पर राजनीति का दबाव, ये सब मिलकर बिहार को जंगल राज की पहचान दिलाते रहे। और अब आते हैं उस मामले पर जिसने लालू राज की नींव हिला दी, चारा घोटाला, फॉडर स्कैम। दरअसल सरकारी खजाने से पशुओं के चारे, दवाइयों और गाड़ी घोड़ों की देखभाल के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। वो पैसा गांव के पशुपालकों और किसानों तक पहुंचना चाहिए था, पर असल में वो पैसा पहुंच गया अफसरों और नेताओं की जेब में।
कागजों में तो दिखाया गया कि गाय भैंसों को दवा दी गई, टन भर चारा खरीदा गया, लेकिन असल में गायों को तो कुछ मिला ही नहीं। मिला तो सिर्फ फर्जी बिल और नेताओं के महंगे घर और गाड़ी। 1996 में जब ये घोटाला खुला तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। केस चला, अदालत ने लालू को दोषी ठहराया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन सत्ता लालू यादव के परिवार से कहीं गई नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया और ये दिखा दिया कि कुर्सी सिर्फ परिवार की है, जनता की नहीं। इस दौर में स्कूल और अस्पताल लगभग बर्बाद हो गए। अखबारों की रिपोर्ट कहती है कि कई जिलों में स्कूल टीचर ही नहीं थे। बच्चे स्कूल तो जाते थे लेकिन उन्हें मिड डे मील तक नहीं मिलता था। अस्पतालों में न दवाइयां थी और न डॉक्टर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2005 बताती है कि उस समय बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में देश में सबसे पीछे था। 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक बिहार का सबसे बड़ा ट्रेंड बना पलायन। नौकरी नहीं, उद्योग नहीं, खेती में दाम नहीं, तो लोग मजबूरी में दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात निकल पड़े। आपने कई बार रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि पूरी की पूरी बोगी सिर्फ बिहारी मजदूरों से भरी होती थी। रिसर्च बताती है कि इस दौर में सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन बिहार से ही हुआ, यानी बिहार की मेहनत दूसरे राज्यों को तरक्की दे रही थी और खुद बिहार पीछे जा रहा था। लालू ने जाति के नाम पर वोट तो लिया, गरीबों को आवाज भी दी, लेकिन वही आवाज भूख, पलायन और भ्रष्टाचार के शोर में दब गई। लोग कहते थे कि लालू ने हमें हक दिलाने का वादा किया, लेकिन बिहार को जंगल राज, चारा घोटाला और गरीबी में धकेल दिया। अब जैसे ही 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली, लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। लालू के जंगल राज और चारा घोटाला के बाद हर कोई सोच रहा था कि शायद अब सच में बिहार का भविष्य बदल जाएगा। नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष कहकर पेश कर रहे थे। उनका नारा था, सड़कें बनेगी, बिजली गांव-गांव पहुंचेगी, स्कूलों में टीचर होंगे और हर बच्चा पढ़ेगा। शुरुआत में कुछ सड़कों की मरम्मत हुई, गांव में बिजली आई, स्कूलों में टीचर की संख्या बढ़ी, लेकिन जैसे कुछ समय बीता, असल तस्वीर कुछ और ही थी। कई गांवों में बिजली आती तो थी, लेकिन 1-2 घंटे में कट जाती थी। स्कूलों में नॉमिनल टीचर्स थे, पर कई दिन क्लासेस खाली रहती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता था, पर क्वालिटी और डिलीवरी में कमी थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की और शुरुआत में जनता खुश भी हुई कि वाह, नेता तो सच में सख्त है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा था। उससे अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। गांव और शहरों में न्यू करप्शन नेटवर्क्स पनपे। कुछ जगहों पर लोगों ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर पैसा अब और गुप्त तरीके से खर्च हो रहा है। यानी जनता को लगा कि सरकार सख्ती दिखा रही है, लेकिन असल में पैसा और भ्रष्टाचार कहीं और ही जा रहा था। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी पलटी। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, बार बार अलियांस बदलना। ये चीजें आम जनता को कंफ्यूज करता रहा। असलियत तो ये थी कि नीतीश कुमार की सारी चालें कुर्सी बचाने की थी। जनता का भरोसा तोड़ने वाला ये जो खेल है वो बार बार रिपीट हुआ। नीतीश कुमार ने दिखावे के लिए डेवलपमेंट स्टेप्स तो उठाए, पर बेरोजगारी और माइग्रेशन जस के तस रही। उस समय लाखों पढ़े लिखे स्किल्ड युवा को जॉब नहीं मिला और यही कारण था कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात हर जगह बिहार के मजदूर सबसे ज्यादा दिखते थे। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में सबसे ज्यादा था। यही वजह है कि पलायन की कहानी वही रही जैसे 90s में थी। यानी नीतीश कुमार ने खुद को विकास पुरुष तो दिखाया, लेकिन असली पिक्चर थी बेरोजगारी, पलायन, नए भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोस्तों, अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। जैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आई, बिहार की राजनीति फिर से गरमाने लगी। हर पार्टी अपने अपने दांव खेलने लगी कि हम ही असली विकास लाएंगे। लेकिन असलियत क्या है, आइए जानते हैं। अब बिहार के लोगों के पास 3 बड़े चेहरे हैं जो कि सामने हैं। सबसे पहला है नीतीश कुमार, पलटी मास्टर। नीतीश कुमार ने खुद को विकास पुरुष दिखाया और उन्होंने सड़कों, बिजली, स्कूलों और महिला सशक्तिकरण के काम का जोरदार प्रचार किया। अगर हम बात करें उनकी अच्छाइयों की, तो उन्होंने सबसे पहले सड़कों की मरम्मत कराई और नए प्रोजेक्ट्स बिहार में लाए। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं आए, बिजली और स्वच्छता में सुधार हुआ। अगर हम बात करें उनकी खराबियों की, तो उनकी सबसे बड़ी खराबी है बार बार राजनीति में पलटी। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। दूसरा, बेरोजगारी और पलायन में कोई बड़ा सुधार नहीं। और तीसरा, शराबबंदी का नाटक। लोग उनके बारे में हंसकर कहते हैं कि विकास का पोस्टर तो दिखा, पर असली विकास है कहाँ। अब दूसरे नंबर पर है तेजस्वी यादव आरजेडी से। उनको यूथ का सपोर्ट है, पर करप्शन का लेगेसी भी है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और अपनी छवि को युवाओं और बेरोजगारी के हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें उनकी अच्छाइयों की, तो सबसे पहले युवाओं और छात्रों के मुद्दों को प्रमुख बनाते हैं। दूसरा, सामाजिक कल्याण और पिछड़ी जातियों के लिए नीतियां बनाते हैं। और तीसरा, नौकरी सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों का वादा करते हैं। अब थोड़ी सी हम उनके खराबियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो पिता लालू यादव का भ्रष्टाचार और जंगल राज का साया है उनपे।
दूसरा, इनके घोषणा पत्र को लोग सिर्फ वादा समझते हैं। और तीसरा, गठबंधन राजनीति में लचीलापन कमजोर पड़ता है। गांव में लोग कहते हैं कि तेजस्वी ने वादा तो किया, पर क्या सच में वो वैसा कर पाएगा। अब तीसरा नंबर पे आता है बीजेपी। मोदी ब्रांड और कास्ट कॉम्बिनेशन। बीजेपी ने खुद को मजबूत और अनुशासित शासन का चैंपियन दिखाया। अगर हम बात करें इनकी अच्छाइयों की, तो सबसे पहला कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का वादा। दूसरा, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाभ और फंड की पहुंच। अगर हम खराबियों की बात करें तो पहला, स्थानीय मुद्दों और जाति समीकरणों में कमजोरी। दूसरा, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों में चुनौती। और तीसरा, विकास के वादे लेकिन जमीन स्तर पर डिलीवरी बहुत धीमी। अब अगर हम बात करें बिहार की असल स्थिति की, तो चुनावी पोस्टरों और बैनरों के रंगीन शो के बीच असली बिहार की तस्वीर कुछ और ही है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 66,828 रुपए है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 2,15,935 रुपए से काफी कम है। बिहार में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 से 11% है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा। और अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो 74 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में काम ढूंढने गए 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से। और एजुकेशन और स्वास्थ्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, 75 साल की बिहार की कहानी सिर्फ एक ही सच बताती है कि नेता तो बदलते गए, सत्ता आती जाती रही, लेकिन बिहार का हाल वही रहा। लेकिन अब वक्त है जनता का। अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। क्या इस बार भी लोग सिर्फ जाति, जुमले और पुरानी राजनीति को चुनेंगे, या असल विकास और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे? ये चुनाव सिर्फ सीटों के लिए नहीं है, ये बिहार की भविष्य की लड़ाई है। और याद रखिए, बदलाव तभी आता है जब जनता एक साथ एकजुट होकर काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में।